लेकिन जब ये चीज़ आपके ब्लड में आने शुरू हो जाएगी तो आपका गैप ख़त्म होने लगेगा। फिर माँ की अहमियत आपको नहीं समझ में आएगी, माँ के हाथ की बनी हुई रोटी आपको समझ में नहीं आएगी, बाप का वो शफ़क़त वो प्यार आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया बिल्कुल कमर्शलाइज होती जा रही है। तो ये सब चीज़ तो छूटेगी आपसे। फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा आपके लिए गिलास का पानी लेके खड़ा रहे? जब मैंने ही अपने वालिद के साथ वो बिहेव नहीं रखा है, हाउ कैन पॉसिबल कि मेरी औलाद वो चीज़ रखेगी? चंडीगढ़ का मशहूर हंगर हैकर्स खुल गया आपके शहर दरभंगा में, जहां आप फास्ट फूड के डिफरेंट वैरायटीज का स्वाद चख सकते हैं। बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, पास्ता आदि मिलता है सबसे सस्ता, सबसे लजीज। अगर चाहते हैं स्वादों से भरपूर तो घूमने आइए हंगर हैकर्स जरूर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। रूबरू प्रोग्राम के तहत आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जो मिथिलांचल की धरती पे दरभंगा शहर के एजुकेशन सेक्टर में, शैक्षणिक शिक्षा क्षेत्र में कई दहाइयों का सफ़र है इनका। कुछ धूमिल यादें हैं, कुछ चमकीला यादें हैं, स्वीट एंड सोर मेमोरी इनसे ही शेयर करेंगे। ऑफ मोड क्लास, नए साल की दस्तक के साथ ही कोरोना भी दस्तक दे दिया और कोरोना का एक सब टाइटल भी आ गया है। बहुत सारे वेरिएंट आ गए हैं। ऐसे में पेरेंट्स पे क्या प्रेशर है, स्टूडेंट पे क्या प्रेशर है। डॉन बॉस्को के ये प्रिंसिपल हैं और दरभंगा शहर के एक रिनोन्ड प्रीमियर एकेडमिक संस्थानों में डॉन बॉस्को की गिनती होती है और ये इनके प्रिंसिपल हैं SAH आब्दी साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद और द लाइव इंडिया परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया के साथ और ख़ास तौर से मैं अपने डॉन बॉस्को स्कूल के पूरे परिवार की ओर से आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूं दिल के गहराइयों से। नए साल का दस्तक हो गया, नया सवेरा, नई ऊर्जा, नई तलाश, नया सफ़र भी है और इसके साथ साथ जो बीमारी हमें परेशान कर रही थी, पूरी दुनिया को परेशान कर रही थी, कोविड कह लीजिए, कोरोना कह लीजिए, या इसके नए और भी रूप आ गए हैं। तो ऐसे में स्कूल और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या कदम उठा रहे हैं वो हमको बता दीजिए। एक्चुअली जब 2020 या 19 के एंड में और 20 की शुरुआत में जब ये कोरोना आया तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाई बच्चों के लिए और तमाम आवामों के लिए। लेकिन जहाँ तक हम स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि पूरे वर्ल्ड में अगर कोई सेक्टर कोरोना से प्रभावित हुआ है तो ख़ास तौर से वो एजुकेशन सेंटर है और दूसरा है टूरिज़्म, माने होटल और टूरिज़्म। ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो इस बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत में गई है। लेकिन बहरहाल जीना इसी में हम लोगों को और सारी सुविधाओं को देखते हुए और सारी प्रिकॉशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो भी कदम उठाए उस पर हम लोग गवर्नमेंट के साथ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरा अपना ओपिनियन इसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे मिसाल के तौर से स्कूल्स हैं तो स्कूल में जो आपने अभी देखा होगा 2020 में कितना उतार चढ़ाव हुआ क्लासेस के बंद होने पे, खोलने पे, फीस वगैरह के मामलात में, तो कहीं ना कहीं स्कूल इससे प्रभावित हुआ है। इसको मानना होगा क्योंकि स्कूल, हर स्कूल के साथ एक फैमिली लगी हुई होती है। 50-60 टीचर्स होते हैं, उनकी पूरी फैमिली रहती है। तो थोड़ा सा हम एक जगह से कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी कदम उठाए हैं बिल्कुल हम लोग उनके साथ हैं। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी जा ही नहीं सकता है। लेकिन गवर्नमेंट को एजुकेशन सेक्टर को देखना चाहिए था, जो उन्होंने देखा नहीं। मेरा ये कंप्लेंट नहीं है क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का दरभंगा का प्रेसिडेंट हूँ और बिहार का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरे ज़िम्मे कुछ जिम्मेदारियाँ आती हैं और स्कूलों की तरफ से कि मैंने क्या आगे का कदम उठाते हैं। तो उसी कदम में मेरा ये कहना था कि कुछ गवर्नमेंट को हमारे साइड से देखना भी चाहिए था। आपने ऑनलाइन क्लासेस किए जिसको कि हम लोगों ने जब स्टार्ट लिया तो इसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक तो पेरेंट्स के एक बहुत बड़ी तादाद ये कहने के लिए आती है कि हम मोबाइल कहाँ से अपने बच्चों को दें, फिर वो बच्चे गलत रास्तों पे चले जाते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, ये एक पहलू ज़रूर माना जा सकता है कि कम उम्र के बच्चों को आप उन्हें मोबाइल्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं तो दाहिने बाएँ हो सकते हैं। लेकिन फिर आप गार्जियन कहाँ हैं?
आप पेरेंट्स से तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को ध्यान में लें और देखें, क्योंकि अभी जो जिस कंडीशन में आप चल रहे हैं उसमें बगैर ऑनलाइन आपका काम नहीं चलेगा। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस होंगे, आपको देना होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मॉडर्न तो आपको बनना पड़ेगी, थोड़ी अपनी ज़रूरियात को कट कर करके इन सब चीज़ों को घर में लाना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें हम लोगों ने की हैं। हम तो समझते हैं कि 100% नब्बे स्कूल्स जो हैं ऑनलाइन पढ़ाना उन्होंने शुरू किया, लेकिन नर्सरी, LKG, UKG और 1-2 में थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। एक्चुअली पेरेंट्स अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, उन्हें इतना वक्त नहीं है कि वो अपने बच्चों को देख सके सही ढंग से कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। तो ये सब माने मिली जुली कुछ प्रॉब्लम्स आती है जो हम लोगों को फेस करना पड़ता है। स्कूल ऑनेस्टली अपने काम को करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा, आपको भी अंदाज़ा होगा कि प्राइवेट स्कूल अगर परफॉर्मेंस नहीं देगा तो कोई शख्स क्यों उसे पसंद करेंगे। और आप आज गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के जो प्राइवेट स्कूल पर डिपेंडेंट है, उसकी वजह है कि उनकी पढ़ाई आपको मिल रही है। व्हाट्सएवर कि कहीं 19-20 हो, वो डज़ नॉट मैटर, वो ऐसी बातें नहीं जिसको मिसाल में लाई जा सकती है। लेकिन ये फैक्ट है कि प्राइवेट स्कूल्स अपनी एजुकेशन के माध्यम से और अपने एजुकेशन में सीरियस हैं और पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग इस काम को करते हैं। एक दो छोटी मोटी मिसालों को नहीं लाया जा सकता है इन सब बातों के लिए। लेकिन फिर वहीं पर हम लोग आ जाते हैं कि जो कोरोना की वजह के जो सावधानियां रखनी चाहिए थी वो हमारे स्कूलों ने रखी है। और कम से कम तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कोरोना के तमाम माने रूल्स रेगुलेशंस को जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई उसको फॉलो किया गया है। लेकिन फिर क्यों सारी बातें स्कूल पर ही आती है कि कोरोना स्कूल से ही फैल रहा है। हम समझते हैं कि जस्टिस नहीं है, ये थोड़ी सी माने सोच में फ़र्क है और इसको हम लोगों को देखना चाहिए। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल गुफ्तगू हो जाएगी। ये है सर कि नज़ारा वही है, नज़रिया बदल गया है। कई दहाइयों का आपका सफ़र रहा है इस शहर को आपने, और एक तरह का एजुकेशनल रिवॉल्यूशन दिया है इस शहर को, तालीमी एक मुहिम छेड़ा है शहर में। तो आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे। जो लिविंग बीइंग है, हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हमारे अंदर भी एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर डाला गया है नेचर की तरफ से कि हम किसी भी पहलू में ढल सकते हैं, किसी भी वातावरण में, किसी भी एनवायरनमेंट में ढल सकते हैं। तो ये जो आज डिजिटल इंडिया है या पूरी दुनिया जो डिजिटल का एक नारा लगाए हुआ है, झंडा परचम थामा हुआ है, तो इसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप पिछले दशक में और आज के दशक में? देखिए, डिजिटल इंडिया या पूरा वर्ल्ड जो है ये तो आज की एक ज़रूरत है, लेकिन हम जिस मुल्क में हैं, जैसे हमारा ये हिंदुस्तान है, तो हमारा एक कल्चर जो चला आ रहा है पीछे से वो फौरी तौर पे इस तरह से चेंज होना नामुमकिन है। धीरे धीरे अगर हम लोगों को चेंज किया जाए तो आ सकता है। जैसे मैंने कल कुछ बातें आपको एजुकेशन के बारे में बताई थी कि एजुकेशन में जो सिलेबस आप डाल रहे हैं हमारे यहाँ, कौन सा सिलेबस हमारे मुल्क के लिए बेहतर है और कहाँ तक बेहतर है उसको हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो माशरा बना हुआ हिंदुस्तान का, अब तो जॉइंट फैमिली आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल फैमिली कंट्रोल है। तो इन चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि जो चीज़ें डिजिटल इस पर आप लेकर के आ रहे हो उस पर बहुत सारे लूप्स होल हैं ऐसे जो आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करती है। तो उससे बचने का तरीका होना चाहिए। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को जागरूकता होनी चाहिए, स्कूल में टीचर्स की भी जागरूकता होनी चाहिए। उन्हें पहले उस तरीके से पहले बिल्डअप करना चाहिए कि साहब आपको क्या बच्चों को देना है। आप सीधे जो चीज़ आप हम पर अगर थोप देते हैं और अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर दें बच्चों पर, तो हम खुद ही नहीं है कैपेबल कि हम उस चीज़ को बच्चों पर दे सकते हैं। तो जब हमें खुद ही नहीं जानकारी उस चीज़ की, तो बच्चों को आप कैसे दे सकते हैं? इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और मॉडर्न तो आपको होना होगा, जो ज़रूरत वक्त की है उसके हिसाब से आपको तब्दीली लानी होगी, लेकिन जिस जगह पर आप हैं उसके हिसाब से आपको अपना माहौल बनाना चाहिए। टाइम टू टाइम धीरे धीरे आपको तब्दीली लानी चाहिए। जैसे एक मैं मिसाल देता हूँ, 2-3 मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। जॉइंट फैमिली आज के दौर में लोग कहते हैं बिल्कुल बकवास है, बेकार चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर आपको एक महसूस होता है कि जॉइंट फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम से कम उसमें हम अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को इज्जत दे रहे थे, उनके साथ हमारी एक अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। और कल अगर किसी मुसीबत में थे तो पूरी फैमिली आपकी साथ थी।
आज इस डिजिटल दौर में ये चीज़ें मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप हैं और आपके बच्चे, इसके आगे की आपकी कोई दुनिया ही नहीं है। आप परेशान हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, आप अकेले दुनिया से फिना हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो ये सब तो जहाँ आप मॉडर्न एज में आएंगे तो ये सब तो माने कमियाँ आपको महसूस होंगी। और जैसे मिसाल के तौर से मैं एक बड़ा प्रैक्टिकल घरेलू मिसाल आपको दे सकता हूँ कि जब आप अपने घर में होते हैं तो सुबह का नाश्ता, दिन का खाना या रात का खाना अपनी फैमिली के साथ खाना पसंद करते हैं। लेकिन अब आप सर्वे करें दरभंगा जैसे जगहों पर भी कि मोस्टली फैमिली अब कुछ फास्ट फूड मंगा लिया और खा लिया, आउटिंग करते हैं रेस्टोरेंट। हाँ, तो रेस्टोरेंट पे चले गए। मैं मना नहीं करता, जस्ट फॉर चेंज तो ये चीज़ की जा सकती है, लेकिन जब ये चीज़ आपके ब्लड में आने शुरू हो जाएगी तो आपका गैप ख़त्म होने लगेगा। फिर माँ की अहमियत आपको नहीं समझ में आएगी, माँ के हाथ की बनी हुई रोटी आपको समझ में नहीं आएगी, बाप का वो शफ़क़त, वो प्यार आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया बिल्कुल कमर्शलाइज होती जा रही है। तो ये सब चीज़ तो छूटेगी आपसे। फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा आपके लिए गिलास का पानी लेके खड़ा रहे? जब मैंने ही अपने वालिद के साथ वो बिहेव नहीं रखा है, हाउ कैन पॉसिबल कि मेरी औलाद वो चीज़ रखेगी? तो फिर वहीं पर एक चीज़ आती है, संस्कार, घर और फैमिली। आप बिल्कुल मॉडर्न एज में आना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे आप तो आप बैकवर्ड कहलाएंगे। आप अगर बैंकिंग का काम आज अगर आप इंटरनेट से नहीं करेंगे तो आप बैकवर्ड कहलाएंगे। लेकिन उसके एक गलत पहलू भी आपके सामने आ रहे हैं, कितने फ्रॉड्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट हर दिन आपको एक नया निकाल के दे रही है कि ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें तो इसमें दिक्कतें होंगी। भाई मेरा पैसा तो बैंक में था, कहाँ पहले कोई सी दिक्कत हो रही थी? आसानी से तो इसको अडेप्ट करना आसान नहीं होगा। एक दिन में आपकी सारी पूंजी निकल जाती है बैंक से, आपकी थोड़ी सी लापरवाही से। और कितना हर वक्त आदमी अपने आप को मेंटेन रखेगा कि किसी का टेलीफोन आ रहा है और उसमें कौन से वर्ड आपने बोल दिए, सामने वाले ने तो प्लान करके बैठा है आपके साथ, आप इनोसेंट पर्सन हैं, आप गलती कर गए। तो डिजिटल दौर में इन सब चीज़ों की भी माने कमियां महसूस हो रही है और होंगी। थोड़ा जागरूकता चाहिए। और मैं एजुकेशन से हूँ तो मैं एजुकेशन के सेक्टर में बात कर सकता हूँ आपसे इस मामले में कि अभी जो हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, एक सिलसिला है तालीम का, नॉट बैड, लेकिन जो फेस टू फेस जो हम लोग क्लासेस लेते थे और लेते हैं उसकी बात कुछ और है। क्योंकि मैं बच्चों की आंखों में देख रहा हूँ, बच्चे हमें देख रहे हैं, वो हमें समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और यहाँ तो अपने मोबाइल में वो कभी कभी बाहर टहलने भी लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स को जब लाते हैं तो अटेंडेंस वगैरह ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं, लेकिन आसानी से बंक करने में लड़कों को असहूलतें हैं। अब है कि जो पेरेंट्स सिंसियर हैं, जो एजुकेशन से जुड़े हुए पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे अच्छा करेंगे, नेचुरली करेंगे, ये तो बिल्कुल तय बात है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हालात के एतबार से अपने में भी तब्दीली लानी चाहिए और कुछ अप टू डेट अपग्रेड आपको होना होगा। आप ये समझेंगे कि मैं जाऊंगा क्लास में पढ़ा दूंगा, नामुमकिन बात है। एक आदमी बड़ी अच्छी स्पीच दे सकता है, भाषण, लेकिन क्लासरूम में अगर उसको भेज दिया जाए तो पसीने निकल जाएंगी, क्योंकि दोनों जगह की पब्लिक अलग है। वहाँ सुनने सुनाने की पब्लिक है, यहाँ आप कुछ देने की बात करते हैं। एक लंबा गैप इसमें है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और मैं तो ख़ास तौर से ये कहूँगा कि सरकार के साथ पूरे हिंदुस्तान 135 करोड़ आवाम इनके साथ है, हर खित्ते के लोगों को देखना चाहिए। और स्पेशली जो बिल्डअप करते हैं, जो नेशन को बनाते हैं, मैं इंजीनियर और डॉक्टर मैं पैदा करता हूँ और मुझे ही भीख मांगने की नौबत में हमको ला के खड़ा कर दिया जाए, तो ये जस्टिस नहीं है। डॉक्टर जिस प्रोफेशन में नो डाउट दुनिया के एतबार से देखा जाए तो वो ज़िंदगी देते हैं और उनका भी एक बहुत बड़ा मुकाम है। उसमें एक दो डॉक्टर दाहिने बाएं हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन डॉक्टर एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। उसको पैदा कौन करता है? उसको भी पैदा करने वाला टीचर है। आपने टीचर को क्या दिया, क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये तो देखना और समझना हमारा काम है। और मैं अपने प्लेटफॉर्म से तमाम टीचर से भी ये करूँगा कि आप क्या मिल रहा है उसको छोड़ दें। आप जो दे रहे हैं वो मानी रखता है। आप एक इतनी बड़ी चीज़ दे रहे हैं अपने पूरे मुल्क को, पूरे दुनिया को, जिससे ये दुनिया आने वाले कल की भविष्य बेहतर भी हो सकती है। शर्त यह है कि हम ईमानदाराना तौर से अपने परफॉर्मेंस को देते रहें। और कहीं ना कहीं फिर वही बात आती है कि हमें भी तो ज़िंदा रहने का हक़ है। तो हमें ज़िंदा रहने के लिए आपने मेरे लिए क्या किया। मैं एक छोटी सी मिसाल ये देना चाहता हूँ। जैसे गवर्नमेंट है हमारी, तो हम तमाम टैक्सेस देते हैं, चाहे GST से लेके ले लीजिए, चाहे कोई भी टैक्स हो, ESI हो, EPF हो, हर तरह के टैक्सेस हम देते हैं। लेकिन इस पूरे कोरोना काल में आपने गवर्नमेंट ने जिसको भी जो छूट दी हो,
एजुकेशन सेक्टर को आपने क्या छूट दिया? हमारे गाड़ियों का टैक्स आपने लिया ही, मकान के किराए आपने हमसे लिए ही, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी टैक्स है आपने हमसे लिया है, जीएसटी या जो भी चीज़ें हम सेल और परचेस करते सब पे आपने चार्जेस लिए। हमें सहूलत कहाँ दिया आपने? हम अपने टीचर्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं आया हमें कि आप अपने टीचर को कैसे रख रहे हैं, क्योंकि जो आदमी हमारे साथ 15 साल और 20 साल से काम कर रहा हो, ये नामुमकिन है कि उसको हम ये जुमला बोले कि साहब आप छोड़ दें काम। अब हम उन टीचरों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि उन्होंने आउट ऑफ वे जाकर के स्कूलों की मदद भी की है, अपने को सेक्रीफाइसेस किए हैं, अपनी सैलरी को सेक्रीफाइसेस किए हैं, कम इस पर आकर के भी उन्होंने काम किया। और जैसे ही हमारी हालत अच्छी हो रही थी फिर ये एक नई मुसीबत आपके सामने आ गई, फिर हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन चले, उम्मीद करते हैं, अल्लाह पे भरोसा है हम लोगों को कि बेहतर दिन आएगा हमारा, और हमारे टीचरों का भी बेहतर दिन आएगा और हमारे हिंदुस्तान का भी बेहतर।